वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन पेपर दिख रहा है। ये है 20 फरवरी 2025 का पेपर है, जो कि एमपी ग्रुप 5 का पेपर है। एमपी ईएसबी के थ्रू जो स्टाफ नर्स के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, उसके लिए इस बार का भी यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गया है। बहुत जल्दी फॉर्म फिलअप होंगे एंड देन आपका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक्सपेक्टेड डेट में भी फरवरी यहाँ पे हो सकती है। तो एज़ पर दैट मेरी उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा। जो भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, मैं बता दूं कि एज़ पर पैटर्न आपका सेम होता है। दूसरी चीज़, ट्यूटर के लिए भी पोस्ट निकली है। नर्सिंग ट्यूटर के लिए इस बार एमपी में वैकेंसी निकली है। पहले होता है था कि बीएससी नर्सिंग के बाद आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते थे, बट इस बार एमएससी नर्सिंग मांगा गया है। आई होप सो कि नोटिफिकेशन देख लिए हो आप लोग। तो यहाँ पर आपका जो भी लोग स्टाफ नर्स के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं, ट्यूटर के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं, सिलेबस है जो थोड़ा सा चेंज होता है। ट्यूटर के लिए आपका अलग पेपर होगा, स्टाफ नर्स के लिए अलग पेपर होगा। तो यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये 20 फरवरी 2025 का क्वेश्चन पेपर। टोटल 4 पेपर हुए थे, 18 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी को 4 पेपर हुए थे। एक दिन में 2 शिफ्ट हुई थी, लेकिन यहाँ पर 2 दिन में सिंगल शिफ्ट हुई थी। तो इसको मिला के टोटल 4 पेपर हुए थे। बट मेरे पास अभी 3 सेट पेपर्स अवेलेबल हैं जो ऑफिशियल आंसर कीज हैं। तो यहाँ पर जो भी लोग इन पेपर्स को, अभी तो आपका ये हो गया कि आपके ये पेपर्स कितने हो गए, 3 सेट ये हो गए। आगे हम इसके पूरा पेपर भी आपको सॉल्व करवाएंगे। इस फॉर्मेट में आपका ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। क्लियर? अब इसके पहले कितने बार और पेपर हो चुका है तो मैं आपको बता दूं। 2015 में पेपर हुआ था, 21 में हुआ, 22 में हुआ, 23 में हुआ, 24 में हुआ। तो यहाँ पर 24 का जो नोटिफिकेशन आया था, एग्ज़ाम 25 में हुआ था। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके टोटल मिलाकर 2023 में पेपर हुआ था ये। तो इस तरीके से मिला के टोटल है जो मेडिकल एंड नर्सेज हब के आपको टोटल मिला के 20 क्वेश्चन पेपर के सेट हैं जो आपको अवेलेबल हैं। कितने? टोटल 20 सेट हैं जो अवेलेबल हैं। पहले 17 सेट थे, अभी 20 सेट हैं। अब इन 20 सेट में आपको क्या क्या रहेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 21 के, तो इस तरीके से आपको मिलाकर टोटल मोर देन 20 पेपर हैं। 20 तो है, मुझे एग्जैक्टली याद है, बट यहाँ पे 20 प्लस पेपर भी आपके हो सकते हैं। सभी ऑफिशियल पेपर हैं बिना किसी छेड़छाड़ के। अब जो भी लोग इन पेपर्स को पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको एक चीज़ और कहूँगी कि जो पैटर्न रहा है एग्ज़ाम का हमेशा से 2021, 22, 23, 24, 25 तक पैटर्न सेम फॉलो हुआ है। क्वेश्चन है जो इवन आप 5 पेपर लगा के देखिएगा। जो लोग पीडीएफ से नहीं पढ़ पाते हैं तो आप लोग डायरेक्टली पेपर चैनल पर भी देख सकते हैं। 5 पेपर को एमपी ईएसबी के 5 पेपर देखिए तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि पैटर्न सभी में सेम फॉलो हुआ है। चाहे वो स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन आपके नॉन नर्सिंग के हों, सभी का पैटर्न है जो क्या रहा है, सेम रहा है। वो आपका चाहे नर्सिंग के क्वेश्चन हो, नॉन नर्सिंग के हो। तो यहाँ पर जो भी लोग इन पीडीएफ्स को लेना चाहते हैं, आप लोग डायरेक्ट ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पीडीएफ ले सकते हैं। सभी पीडीएफ्स का मिला के आपको चार्जेस है ओनली 350 रुपीज़। अब इन पीडीएफ्स में आपको साथ में एक और चीज़ इंक्लूड की गई है। इन पीडीएफ्स में बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था कि इन पीडीएफ्स के अलावा वो और क्या पढ़ लें, इन पीडीएफ्स के अलावा वो क्या पढ़ लें। तो आपको ओनली 350 रुपीज़ में 20 सेट ऑफ ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर जो कि एमपी ईएसबी और एमपी व्यापम ने मिलके कंडक्ट करवाए हैं। पहले व्यापम करवाता था, फिर ईएसबी ने करवाए, क्योंकि व्यापम में फर्जीवाड़े हो गए थे। तो यहाँ पे आपको 20 सेट अभी ये दिए जाएंगे ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर के, प्लस 13 सेट ऑफ सीरीज़ आपको दी जाएंगी। मोस्ट ऑफ दी ये मेरी तरफ से उन सभी बच्चों को फ्री रहेंगी जो लोग ये पेपर सेट लेते हैं। तो 1300 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। और आपको क्या पढ़ना है, तो एज़ पर दैट जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको क्लासेस भी ली जाती हैं। तो आप लोग उनको फॉलो करके जो अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बुक आपको आ जाती, बट अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि आपको इतने इमीडिएट इफेक्ट में बुक है जो रेडी की जाए। तो यहाँ पर आप इनसे तैयारी कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जैसे एमपी व्यापम और एमपी ईएसबी ने पेपर आपके करवाए हैं, तो हुआ क्या है कि आपके लिए पोस्टिंग की जाती है अलग अलग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एज अ स्टाफ नर्स और नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर। तो वहाँ पर भी पहले जैसे एमपी का जो रीवा हो गया, विदिशा हो गया, शहडोल हो गया, भोपाल हो गया, जबलपुर हो गया,
इंदौर हो गया, जितने भी अलग अलग मेडिकल कॉलेज हैं इन्होंने अपना अलग अलग डेट पर अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है। तो वो पेपर भी 20+ PDF क्वेश्चन पेपर में आपको अवेलेबल हैं, तो वो भी इनके साथ में आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। जबलपुर, शहडोल, रीवा, इंदौर, विदिशा, सागर, इन सब मेडिकल कॉलेज में एज ए स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम करवाए गए थे, वो पेपर भी ऐड किए गए हैं। उनका पैटर्न भी सेम एज यही है जो MP ESB का है, क्योंकि पहले ESB और व्यापम के अलावा जो आपको 2019 में वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं, तो वो भी यहाँ पे ऐड किए गए हैं। आपको 2015 से, जब पहली बार MP में एग्ज़ाम हुआ था, 2050 से 2025 तक, 2015 से 2025 तक के सभी पेपर्स हैं, एक भी पेपर मिस नहीं है। ओनली सिंगल पेपर है, तो 2025 के 3 सेट हैं, 4 सेट हैं एक्चुअल में। जो 4th सेट है उसको आपको अभी अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे, बट उसको चैनल पे आपके लिए ज़रूर पढ़ा दिया जाएगा, तो आप उसके थ्रू उसको देख सकते हैं। जो भी लोग लेना चाहते हैं मेरे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके PDF परचेस करके ले सकते हैं। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम सबसे नर्सिंग वाला पोर्शन पढ़ेंगे, देन आफ्टर आपके साथ नॉन नर्सिंग पोर्शन भी शेयर किया जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, IMNCI में युवा शिशुओं का उल्लेख है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, फुल फॉर्म याद रखिए, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, IMNCI का फुल फॉर्म है। अब यहाँ पर कहा है कि यंग इन्फेंट्स में क्या है, यंग इन्फेंट्स और युवा शिशुओं का उल्लेख है। ऑप्शन है आपको 1 से 5 साल, जन्म से 2 महीने, अब 5 साल मतलब 5 साल से ऊपर के, या फिर 2 महीने से 1 साल तक के। तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस में युवा शिशुओं का मतलब है, यहाँ पर 2 कैटेगरीज रखी गई हैं। एक है यंग इन्फेंट्स, जो यहाँ पे पूछा गया है, यंग इन्फेंट्स की उम्र क्या है, 0 to 2 मंथ, यहाँ पर क्या है 0 to 2 मंथ। और दूसरी कैटेगरी है आपकी ओल्डर चिल्ड्रन, कौन सी है, ओल्डर चिल्ड्रन। इन ओल्डर चिल्ड्रंस की एज क्या है, 2 महीने से लेके 5 साल, कितनी 2 to 5 ईयर, 2 मंथ्स to 5 ईयर तक। अब यहाँ पे आपके ऑप्शन में क्या है, 1 से 5 साल, जन्म से 2 महीने, अब 5 साल, या फिर 2 महीने से लेके 1 साल तक। तो 2 कैटेगरी हैं, पहली यंग इन्फेंट्स की जो कि 0 to 2 मंथ्स तक की, मतलब जन्म से लेके 2 महीने तक की। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, जन्म से लेके 2 महीने तक की। फिर यहाँ पे आपका आता है जो दूसरी कैटेगरी है, उसमें क्या है 2 मंथ टू लेके आपकी, यहाँ पे आपको हो जाता है 2 महीने से लेके 5 साल तक की। क्लियर है, 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वन इज, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो यहाँ पे आपके इसके 4-5 पॉइंट्स बनते हैं। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, इसकी 2 कैटेगरी हैं बेनिफिशियर्स की, एक है जन्म से लेके 2 महीने तक का, जिसको यंग इन्फेंट्स कहा गया, दूसरा ओल्डर चिल्ड्रन, जिसमें 2 महीने से लेके 5 साल की उम्र तक के बच्चे यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। और यहाँ पे क्या क्या किया जाता है और अब लॉन्च कब हुआ था, तो इंडिया में इसकी हम बात करें तो इंडिया में इसकी जो लॉन्चिंग डेट है, तो इंडिया में लॉन्च हुआ था 2003 और 2005 के बीच में, एज पर RCH प्रोग्राम के तहत। आपको इतना इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर 2003 से 2005 इसलिए कहा क्योंकि शुरुआत की गई थी कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ पर RCH फेज़ फर्स्ट ऑलरेडी रनिंग में थी। दोबारा इसको जब 2005 में कहा तो RCH फेज़ 2 आ गई थी, उसके तहत इसको अलग अलग जगह और अच्छे से है जो बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन हमारा, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एम्स टू रिड्यूस द मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट टू। तो जो यहाँ पर SDGs हैं, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यहाँ पर हमारे। तो एज पर दैट जो यहाँ पर मातृ मृत्यु दर क्या है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को कम करने का जो एम है वो कौन सा है, मतलब कितनी करनी है। यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा और जूम करते हैं, आई होप सो कि प्रॉपर विजुअलाइज हो रहा हो। लेस देन 100 पर 1 लाख लाइव बर्थ बाय 2030, 2030 तक प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 100 से कम, या फिर 2030 तक प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 200 से कम, या फिर 70 से कम, या 50 से कम। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसमें टोटल कितने गोल हैं,
17 गोल हैं। याद रखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में टोटल 17 गोल हैं। सबसे पहला है पॉवर्टी, दूसरा है भुखमरी मतलब जीरो हंगर, तीसरा है अच्छी हेल्थ, गुड हेल्थ, चौथा है क्वालिटेटिव एजुकेशन, फिर है जेंडर इक्वालिटी। तो इस तरीके से यहाँ पर इन 17 गोल को 2030 तक क्या करना है, अचीव करना है। लेकिन इसमें जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है MMR, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, जिसका डिनोमिनेटर पूछा जाए तो आपको 1 लाख यहाँ पे बताना है। कितना बताना है, 1 लाख यहाँ पे आपको उसके लिए बताना है। क्लियर। अब यहाँ पे टारगेट क्या सेट किया गया कि कितना तक हमें यहाँ पे करना है। तो यहाँ पर जो टारगेट था वो कितना था, वो था 70 से भी कम। कितना, आपका सही आंसर क्या है यहाँ पर कि जो MMR है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है, एज पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 2030 तक जो 17 गोल्स हैं SDG के, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को 1 लाख जीवित जन्मों पर 70 से भी कम इसको लेके जाना है। आपका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, आपका A। जिन्होंने भी आंसर दिया था 100 से कम, 100 से कम नहीं लेके जाना है, यहाँ पे 70 से कम लेके जाना है। कब तक, 2030 तक। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन, Which of the following remarkable event took place during the post-independence era in India on 26 November 1949? तो 2026 में क्या है यहाँ पर, 2026 में यहाँ पे कहा गया है, 26 जनवरी 1949 में नवंबर के दिन यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को हमने यहाँ पर कौन सी एक जो पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब आफ्टर इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद है जो एक घटना घटी थी, वो कौन सी थी, रिमार्केबल थी मतलब यादगार हो गई एक तरीके से। प्लग कमीशन वॉज अपॉइंटेड, ICMR वॉज सेटअप फॉर प्रमोशन ऑफ रिसर्च, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड, और इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक स्वेप्ट द कंट्री। क्या यहाँ पे हुआ था, पोस्ट इंडिपेंडेंसी एरा के बाद 26 नवंबर 1949 को, तो इसके बाद हुआ था क्या, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपॉइंट किया गया था 26 नवंबर को। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 26 नवंबर 1950 की जो एक मेमोरेबल घटना है, रिमार्केबल इवेंट है, वो कौन सा था, भारत का जो संविधान है वो अपनाया गया था। प्लेग कमीशन है जो ICMR 1949 में नहीं, यहाँ पर 2003 और 2005 के आसपास आया जो मैंने आपको बताया है। इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक भी इस टाइम का नहीं है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अपॉइंटेड। नेक्स्ट वन है, ड्रग दैट हैव द पावर टू स्टिमुलेट द यूट्राइन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड। तो ऐसी दवाई क्या है, ऐसी औषधि जिनमें गर्भाशय की मांसपेशियों के संकुचन को उत्तेजित करने की शक्ति होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मिमेटिक्स का मतलब होता है लाइक कॉपी करना, साइकोटिक्स, ऑक्सीटोसिक्स या फिर टोकोलाइटिक्स। कौन सी मेडिकेशन है जो यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती हैं, मतलब उनको स्टिमुलेट करेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन आए, तो वो कौन सी होती है, होती है ऑक्सीटोसिन। क्या है, ऑक्सीटोसिन, और इसी को क्या कहा जाता है, ऑक्सीटोसिक्स। क्या है, ऑक्सीटोसिक्स। साइकोटिक्स कौन सी है, साइकोटिक मेडिकेशन यहाँ पे अलग है आपकी, यहाँ पे आपकी ये यूट्राइन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से इनका लेना देना डायरेक्टली नहीं होगा, ऑक्सीटोसिक्स एजेंट यहाँ पर होंगे। जो जैसे यहाँ पे टोकोलाइटिक्स मेडिकेशन, टोकोलाइटिक्स क्या करती हैं, सप्रेस करने का काम करती हैं। क्या है, टोकोलाइटिक्स एजेंट को यदि समय से पहले प्रसव स्टार्ट हो जाए, लेबर पेन स्टार्ट हो जाए, तब टोकोलाइटिक्स दिए जाते हैं ताकि सप्रेस किए जाए कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पर स्टिमुलेट करने की बात की जा रही है, तो वो क्या होगी, ऑक्सीटोसिक्स और ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट वन इज, एल्डर एब्यूज इज एनी फॉर्म ऑफ दैट रिजल्ट इन हार्म और लॉस टू एन ओल्डर पर्सन। वृद्धजनों के साथ दुर्व्यवहार या कोई भी रूप जिसके परिणाम स्वरूप वृद्ध व्यक्ति को हानि या नुकसान हो, क्या कहलाएगा, एब्यूज, मिसट्रीटमेंट, निग्लेक्ट या फिर एक्सप्लॉइटेशन। क्या कहलाएगा, यदि किसी वृद्ध पर्सन के साथ आप गलत करते हैं, उसको किसी भी तरीके से हम कहते हैं किसी भी फॉर्म में, वो आपका कहलाता है मिसट्रीटमेंट मतलब दुर्व्यवहार। क्या होगा, ये कहलाएगा आपका दुर्व्यवहार। नेक्स्ट है,
रिलायबिलिटी ऑफ अ टूल रिफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपका एक इसका क्वेश्चन है, रिसर्च का है, कि जो रिलायबिलिटी है किसी भी टूल की, जो रिलायबिलिटी है मतलब विश्वसनीयता आप कहेंगे, मतलब जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, वो क्या होगी उस टूल के प्रति? कंसिस्टेंसी ऑफ द टूल, द प्रेडिक्टिबिलिटी ऑफ द टूल, सिंप्लिसिटी ऑफ द टेस्ट आइटम्स, या फिर द टूल मेजर्स व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर। क्या यहाँ पे होगा आपका आंसर? है देखिए, जिन्होंने भी आंसर दिया था गलत कर दिया था। तो यहाँ पर किसी भी टूल की रिलायबिलिटी पता चलेगी किससे? उस टूल की कंसिस्टेंसी से। किससे? कंसिस्टेंसी ऑफ द टूल से पता चलेगा कि टूल की रिलायबिलिटी, क्षमता है जो, उस पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं, वो होगा यहाँ पर आपका। नेक्स्ट वन है, एबनॉर्मल जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम एंसेस्टर कैन कॉज चिल्ड्रन टू डेवलप। यदि हमारे पूर्वजों से, क्या है, पूर्वजों से यदि कुछ गलत जीन्स, एबनॉर्मल जीन्स हैं जो आगे बच्चे में आते हैं, तो क्या डेवलप करेंगे? ग्रोथ रिटार्डेशन, हेपेटाइटिस बी, मिक्सडीमा, या फिर हीमोफीलिया। क्या डेवलप कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन आपको एक अलग अलग तरीके से दिए गए हैं। तो यहाँ पर ग्रोथ रिटार्डेशन कैसे होगा? ग्रोथ रिटार्डेशन जीन्स से कम होगा। यहाँ पर जीन्स की एबनॉर्मलिटी, जो पूर्वज हैं उनके एबनॉर्मल जीन्स यदि बच्चे में आ जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी ग्रोथ रिटार्डेशन नहीं हो। ग्रोथ रिटार्डेशन है जो यदि डायरेक्टली मदर से बच्चे में, यदि माँ ने ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कुछ ऐसी मेडिकेशन ली हो, या फिर प्रेगनेंसी में अच्छे से केयर नहीं हो, तब चांस रहेंगे। हेपेटाइटिस बी माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र होगा, यदि माँ को हेपेटाइटिस बी है तब तो ये भी नहीं होगा। मिक्सडीमा ये भी बाद में डेवलप होगा। यहाँ पर आपका वंशानुगत, मतलब जेनेटिक्स जो बीमारी हो सकती है वो हीमोफीलिया। अब यहाँ पर आपकी ए भी हो सकती है और बी भी हो सकती है। यहाँ पर आपके जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं, क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड 9, इनमें प्रॉब्लम होने के कारण होगा। तो यहाँ पर जो जीन्स इनहेरिटेशन के कारण बच्चे में प्रॉब्लम होगी, वो होगी आपकी हीमोफीलिया। क्या होगी? हीमोफीलिया। नेक्स्ट है, द नर्स ऑब्जर्व द फॉलोइंग साइन ऑफ थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस इन अ पेशेंट विथ आईवी कैन्युलेशन एक्सेप्ट। मतलब कोई नर्स है जो यदि किसी मरीज को, क्या है, आईवी कैन्युला लगा हुआ है, तो उसको थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस के सभी साइन देखने को मिलेंगे किसी एक को छोड़कर। थ्रोम्ब मतलब क्या होता है? क्लॉट। फ्लेवाइटिस मतलब वेन में इन्फेक्शन होना। अब यहाँ पर यदि थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस हुआ है कैनुला साइट पर, तो सब साइन होंगे लेकिन किसी एक को छोड़कर। वार्म स्किन एट द साइट ऑफ इंसर्शन, एरिथेमा एंड स्वेलिंग होगा, पेन होगा, या ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। क्या है जो यहाँ पर नहीं होगा? यहाँ पर देखिए, जहाँ पर भी इन्फेक्शन होता है वहाँ पर हमेशा गर्म स्किन हो जाती है, स्वेलिंग होती है, पेन भी होगा, लेकिन स्किन का कलर ब्लू नहीं होगा। त्वचा का नीला पड़ना तो यहाँ पर इशारा करेगा कि ऑक्सीजन डेप्रीवेशन हो रहा है, ऑक्सीजन कम होते जा रही है। तो थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस में आईवी कैन्युलेशन साइट पर दर्द होगा, स्वेलिंग होगी, गर्माहट रहेगी। जहाँ पर इंजेक्ट किया है आईवी कैन्युलेशन है तो वहाँ पे पेन होगा, लेकिन यहाँ पर स्किन है जो ब्लूइश कलर की देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज, अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स द थर्ड लेवल ऑफ मोटिव फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप इज। तो जो आपने एक ट्रायंगुलर यहाँ पे थ्योरी पढ़ी हुई है इस तरीके से, एज पर दैट मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी के, यहाँ पर साइकोडायनामिक थ्योरी भी कहलाती है। तो यहाँ पर आपको इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉटम टू टॉप मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बॉटम मतलब सबसे लोअर लेवल पर। तो लोअर नीड यहाँ पर कौन सी है? तीसरा स्तर निम्न है। थर्ड लेवल ऑफ मोटिव फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, फिजियोलॉजिकल, लव एंड बिलोंगिंग, सेफ्टी और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तीसरे नंबर पर पूछा है। सबसे पहली तो होती है फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें आपका क्या क्या आ जाता है? सोना, खाना पीना। क्या आती है आपकी? फर्स्ट वन इज द फिजियोलॉजिकल नीड। दूसरी आपकी आती है सुरक्षा वाली, मतलब सेफ्टी हो गई। तीसरी आपकी आती है लव एंड बिलोंगिंगनेस। चौथी आती है आपकी कौन सी? चौथी आती है सेल्फ स्टीम, यहाँ पे आपको ऐड नहीं है। चौथी आती है सेल्फ स्टीम।
5वें पे आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया? तीसरा स्तर मतलब थर्ड लेवल ऑफ द मोटिव, तीसरा पूछा है। तो तीसरे पे क्या होगा? पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स, दूसरे में है प्यार और अपनापन, सॉरी दूसरे में है आपकी सुरक्षा, तीसरे में प्यार और अपनापन, और चौथे में है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो एज पर दैट थ्योरी के तीसरे नंबर का पूछा है तो वो क्या होगा? लव एंड बिलोंगिंगनेस। सबसे शुरुआती ज़रूरत तो क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड मतलब खाना पीना सोना रहना कपड़े रिप्रोडक्शन। दूसरे में आपकी सुरक्षा हो गई मतलब पर्सनल सिक्योरिटी हो गया, आपका हेल्थ हो गई, प्रॉपर्टी को लेके सुरक्षा हो गई। फिर तीसरे पे आता है लव एंड बिलोंगिंग्स, फिर आपका सेल्फ स्टीम आती है, लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, टॉप पर रहेगा। नेक्स्ट वन इज द लास्ट स्टेप ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन इज। तो फिजिकल एग्जामिनेशन का लास्ट स्टेप कौन सा है? और यहाँ पर आप इस पेपर से एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जो फिजिकल एग्जामिनेशन है या लाइक हमने मास्लो ईयर की नीड्स थ्योरी पढ़ी, तो इन सब से आपको इन ऑप्शन से भी आपको क्वेश्चन अपने से भी बना के यदि आप PDF लेते तो ठीक, अदरवाइज जब भी आप एक क्लास या लेक्चर सुनते हैं शॉर्ट्स नोट्स बनाते जाइए, जो भी चीज़ें आपको बता रहे हैं और जो आपको अपने से भी आती हैं तो वो भी वहाँ पर ऐड आप कर सकते हैं। लास्ट स्टेप ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन का जो स्टेप होते हैं तो उनमें यहाँ पर लास्ट स्टेप कौन सा है? पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, परकशन और इंस्पेक्शन। लास्ट स्टेप पूछा गया है तो लास्ट स्टेप क्या होता है? सबसे पहला होता है इंस्पेक्शन। क्या होता है? फर्स्ट वन इज द इंस्पेक्शन। फिर दूसरा होता है हमारा पाल्पेशन, क्लियर है? फिर आपका तीसरा होता है परकशन, चौथा होता है आपका ऑस्कल्टेशन, क्लियर? याद रखिए सीक्वेंस, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। लास्ट स्टेप कौन सा होगा यहाँ पे आपका? लास्ट होगा आपका ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन का मतलब क्या है? स्टेथोस्कोप की हेल्प से लाइक हार्ट साउंड को सुनना, क्लियर है? पाल्पेशन मतलब टच करके देखना कि कोई ऑर्गन में इन्लार्जमेंट वगैरह तो नहीं हो रहा है, क्लियर है? परकशन में साउंड के लिए स्टेपिंग टू असेस द साउंड, लाइक आपके जो वेबर रिले टेस्ट होते हैं वो इसी बेस पर काम करेंगे। नेक्स्ट वन इज a condition characterized by inadequate production of vasopressin resulting in excretion of an abnormal large amount of dilute urine is। तो यहाँ पर आपको एक ऐसी कंडीशन पूछी है जिसमें वैसोप्रेसिन मतलब कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन का एक अलग तरीके से इनएडिक्वेट प्रोडक्शन होता है जिसके कारण बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाइल्यूट यूरिन है जो पास होती है। अब यहाँ पे आप अंदाज़ा लगाइए, ऑप्शन में डायबिटिक मेलाइटिस, यहाँ पे आपका जो मेन प्रिंसिपल हार्मोन है वो क्या होता है? इंसुलिन। ऑप्शन में आपके क्या है? ADH और एंटी डायबिटिक और वैसोप्रेसिन, तो ये तो आपको होगा नहीं। तो दूसरे में इनकॉन्टिनेंस, मतलब यहाँ पर इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या? यूरिन होल्ड नहीं कर पाते हैं। ये होगा आपका क्या? डायबिटीज़ इंसिपिडस। क्या है? डायबिटिक इंसिपिडस, जिसको आप यहाँ पे DI के नाम से भी याद रख सकते हैं। एक होता है DM जो कॉमनली है नाउअडेज, 10 घर में रिसर्च करेंगे आप, 5-6 घर में आपको मिल जाएगा। तो वैसोप्रेसिन के एबनॉर्मल तरीके से फंक्शनिंग के कारण कौन सा यहाँ पर प्रॉब्लम होगी डायबिटीज़ इंसिपिडस। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर्स इज नॉट कंपोनेंट ऑफ द अपगार स्कोरिंग सिस्टम। अपगार स्कोरिंग सिस्टम दिया था डॉक्टर वर्जीनिया ने। किसने? डॉक्टर वर्जीनिया ने। आप पारुल दत्ता की बुक उठाएंगे, उसमें आपको अपगार स्कोर पूरा है जो एक पेज पे मिल जाएगा। आप यदि पीडियाट्रिक की थ्योरी बेस्ड बुक पढ़ते हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी पारुल दत्ता की बुक। तो यहाँ पर अपगार स्कोरिंग सिस्टम का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आपको अपगार स्कोरिंग सिस्टम से आपको पूरा एग्जाम में आता है। सबसे पहला ए रिप्रेजेंट द अपीयरेंस। क्या है? ए रिप्रेजेंट द अपीयरेंस मतलब कि कलर। पी रिप्रेजेंट द पल्स। मैं आपको ऑप्शन ये सब बाद में बताऊंगी, पहले जो आपका क्वेश्चन है वो क्लियर कर लीजिए। दूसरा आपका पी क्या है? पल्स। फिर आपका जी रिप्रेजेंट करेगा ग्राइमेसी मतलब यहाँ पर रिफ्लेक्स। चौथा आपका आता है ए का मतलब यहाँ पर क्या है? एक्टिविटी, बच्चा एक्टिव है या नहीं, मसल टोन एब्सेंट तो नहीं है, अच्छे से हाथ पैर फैला रहा है या नहीं। फिर आपका आर रिप्रेजेंट द रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे आपके इसमें क्या है? मोरो रिफ्लेक्स, रेस्पिरेशन, एक्टिविटी, अपीयरेंस। कौन सा यहाँ पर आपका नहीं होगा?
कौन सा यहाँ पर आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर बच्चे में रेस्पिरेशन होगा, एक्टिविटी भी चेक की जाती है, बच्चा एक्टिव है या नहीं, अपीयरेंस भी देखा जाता है, ब्लू पेल है, पिंक बॉडी है, क्या है बच्चा इस तरीके से। तो यहाँ पर जो नहीं होगा वो क्या होगा, मोरो रिफ्लेक्स। अपगार स्कोरिंग सिस्टम में मोरो रिफ्लेक्स इंक्लूडेड नहीं होगा। अब यहाँ पर एज पर दैट अपगार स्कोरिंग सिस्टम के मैक्सिमम यहाँ पर नंबरिंग क्या होती है, 10। कितनी, 10। 8 to 10 आया मतलब बच्चा परफेक्ट है। अब ये अपगार स्कोर कब किया जाता है, इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ और विद इन 1 मिनट इमीडिएटली किया जाता है, फिर आफ्टर द 5 मिनट, बच्चा बॉर्न होने के 5 मिनट के बाद यहाँ पे अपगार रेजो चेक किया जाता है। नेक्स्ट वन इज इन एन एडल्ट थिकनेस बर्न दैट इन्वॉल्व्स 2% to 10% ऑफ द बॉडी सरफेस इज नोन एज। एक वयस्क में पतली मोटाई का जलना जिसमें शरीर की सतह का 2% से 10% हिस्सा शामिल होता है, उसे किस रूप में जाना जाता है, क्रिटिकल बर्न, सरकमफेरेंशियल बर्न, माइनर बर्न या फिर मॉडरेट बर्न। अब आपने अभी तक तो यहाँ पर स्टेज पढ़ी थी बर्न की, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री। अब यहाँ पे कहा है कि थिन थिकनेस बर्न 2 से 10% बस है। तो यहाँ पर एक कौन सा बर्न होगा, ये हमारा कहलाएगा कौन सा, ये हमारा होगा मॉडरेट बर्न। कौन सा, मॉडरेट बर्न। अब यहाँ पर रूल ऑफ 9 यहाँ पे यूज़ किया जाता है बर्न परसेंटेज को चेक करने के लिए। TBSA टोटल बॉडी सरफेस एरिया, पार्कलैंड फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, कितने % बॉडी बर्न हुई है और कितने % फ्लूड है जो हमें क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है। पार्कलैंड फॉर्मूला यूज़ होता है किसके लिए, फ्लूड एडमिनिस्टर करने के लिए बर्न पेशेंट में, लेकिन रूल ऑफ 9 से पता किया जाता है कि कितने % बॉडी है जो बर्न हुई है। तो यहाँ पर पतली मोटाई का जलना जिसमें 2 से 10% हिस्सा ही शामिल हो वो कहलाएगा मॉडरेट बर्न। नेक्स्ट वन इज द चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इन पेशेंट विथ मॉडरेट हाइपरकैलेमिया इज। यदि किसी मरीज को हाइपरकैलेमिया है, कैलेमिया का मतलब यहाँ पे क्या है, पोटेशियम, क्या है, पोटेशियम। तो यहाँ पर पोटेशियम का लेवल यदि बढ़ा हुआ है तो क्या देखने को मिलेगा, फ्लैट पी वेव, वाइड QRS कॉम्प्लेक्स एंड पीक्ड टी वेव, या फिर फ्लैटनिंग ऑफ द टी वेव एंड द अपीयरेंस ऑफ ए यू वेव, टॉल पी एंड एलिवेटेड यू वेव, या फिर एब्सेंट पी वेव एंड पीक्ड QRS कॉम्प्लेक्स। क्या यहाँ पे आपका आंसर होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फ्लैट पी वेव, वाइड QRS कॉम्प्लेक्स एंड पीक्ड टी वेव। मतलब यहाँ पे आपका जो फर्स्ट है वही सही आंसर होगा। यदि मरीज क्या है, मॉडरेट हाइपरकैलेमिया का मरीज है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG में जो चेंजेस देखने को मिलेंगे क्या होंगे, पी वेव फ्लैट होगी, QRS कॉम्प्लेक्स ब्रॉड चौड़ा होगा एक तरीके से, और जो टी वेव है वो क्या होगी, ऊंची रहेगी। नेक्स्ट वन, द कंपोनेंट्स ऑफ MMSE मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट एक्सेप्ट। MMSE मैंने साइकेट्रिक की 2 या 3 क्लासें ली थी रिसेंट में, उनमें आपको MMSE पढ़ाया है। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, इसमें टोटल 30 मैक्सिमम स्कोर होते हैं। कितने, यदि कोई पूछे तो याद रखना है 30 मैक्सिमम स्कोर होते हैं। इसमें क्या क्या चेक किया जाता है, ओरिएंटेशन होता है, क्लियर है, रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पे ओरिएंटेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, अटेंशन एंड कैलकुलेशन भी होता है, क्या है, अटेंशन कैलकुलेशन भी होता है, रिकॉल भी होगा आपका, और लैंग्वेज होगा। अब जो यहाँ पे आपका नहीं होगा वो क्या होगा, जो नहीं होगा वो क्या होगा, आपका मूड। आपको लग रहा होगा कि साइकेट्रिक में MMSE किया जाएगा, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन चेक किया जाएगा, सभी चीज़ें होंगी, किसी एक को छोड़कर आपको लगेगा मूड तो यहाँ पे आपका ज़रूर होगा, या फिर भाषा है जो आपकी इंक्लूड। तो यहाँ पर MMSE में मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं कितने, 30, याद रखें। मैक्सिमम स्कोर होते हैं 30। पहला होता है ओरिएंटेशन, मतलब पूछा जाता है कि कितने बजे हैं, क्या टाइम है, आपको अपने आसपास का है कुछ अता पता कि नहीं है, आप कहाँ हैं। दूसरा होता है रजिस्ट्रेशन,
यहाँ पे आप पेशेंट से उसका नाम पूछेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर को बार बार रिपीट करेंगे। तीसरा होता है आपका अटेंशन एंड कैलकुलेशन। आपने यहाँ पर आप पेशेंट से अटेंशन में और कैलकुलेशन में उससे काउंटिंग पूछ सकते हैं, टेबल पूछ सकते हैं, कुछ वर्ड्स बैकवर्ड फॉरवर्ड्स इस तरीके से पूछ सकते हैं। फिर आपका आता है रिकॉल। आपको अगेन जो आपने रजिस्ट्रेशन में चीज़ें पूछी आप उससे दोबारा पूछने की कोशिश कीजिए, उसको याद रहती हैं या नहीं। फिर आती है आपकी लैंग्वेज। आप यहाँ पर लैंग्वेज का मतलब है कि रिपीट कीजिए कुछ चीज़ों को, यहाँ पर आप अपनी आंखें बंद कीजिए या फिर कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर ये सब इंक्लूड होगा, लेकिन मूड यहाँ पे आपका इंक्लूडेड नहीं होगा। नेक्स्ट वन, द थेरापीटिक सीरम लेवल इन लिथियम टू बी मेंटेन्ड वाइल ट्रीटिंग अ पेशेंट विथ बाइपोलर डिसऑर्डर इज। यदि आप बाइपोलर वाले मरीज को ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर सीरम लिथियम लेवल कितना मैनेज करना पड़ेगा। बाइपोलर का मतलब होता है किसी मरीज में सेम टाइम पर किसी मरीज में डिप्रेशन भी हो जाए, मैनिया भी हो जाए। सेम मरीज में दो अलग अलग टाइम पर डिप्रेशन भी हो, मैनिया भी हो, तो उसको यहाँ पर लिथियम वाल्प्रोएट दिया जाएगा। तो यहाँ पर कितनी है जो एक थेराप्यूटिक रेंज होगी, तो 1.2 MEQ पर लीटर टू 2 MEQ पर लीटर। इससे यदि ज़्यादा जाती है तो मरीज को टॉक्सिसिटी डेवलप होगी। क्या होगी? मरीज को टॉक्सिसिटी डेवलप होगी। ये देखिए यहाँ पर 1.2 to 2 MEQ पर लीटर, मतलब 1.2 से 2 MEQ पर लीटर है जो यहाँ पर नॉर्मल रेंज है। क्लियर है? ये रहा आपका फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे थेरापीटिक जो वैल्यू पूछी है वो है आपको। अब लिथियम की टॉक्सिसिटी से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। याद रखें लिथियम किसको ट्रीट करने में दी जाती है, किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, क्या लिथियम देने के बाद कौन से ब्लड टेस्ट कंटिन्यू मॉनिटर करते रहना है, कब कब लिथियम देने के पहले कौन से टेस्ट कराना है, इसके रिगार्डिंग आपको इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रेज्ड सीरम एमाइलेज लेवल्स आर यूज्ड फॉर। बढ़े हुए सीरम एमाइलेज स्तर का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में, डिजनरेटिव डिसऑर्डर, एक्यूट सिस्टाइटिस या फिर एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में। तो एमाइलेज चेक किया जाता है किसके लिए? पैंक्रियास के लिए। और यहाँ पर जो क्या होगा? एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। क्या होगा? एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। नेक्स्ट वन, the nurse uses Leopold's maneuver to assist the following during an antenatal examination. Leopold maneuvers की हमने अलग अलग है जो टाइप पढ़े हैं। तो यहाँ पर लियोपोल्ड मैन्यूवर में क्या चेक किया जाएगा? एंटीनेटल एग्जामिनेशन, मतलब बिफोर डिलीवरी के एग्जामिनेशन किया जाएगा। वो यहाँ पर क्या चेक करते? फीटल एज, फीटल एबनॉर्मलिटीज, फीटल प्रेजेंटेशन या फिर फीटल हार्ट बीट। लियोपोल्ड मैन्यूवर से मतलब समझिए कुछ घुमा के चेक किया जा रहा है। तो यहाँ पे एज उसकी पता नहीं की जाएगी, न फीटल एबनॉर्मलिटीज़, न फीटल हार्ट बीट के लिए यहाँ पर फीटोस्कोप से पता किया जाएगा। एटलीस्ट 20 वीक की प्रेगनेंसी के बाद यहाँ पर फीटोस्कोप से हार्ट बीट सुन सकते हैं। फीटल प्रेजेंटेशन क्या पता किया जाएगा? फीटल प्रेजेंटेशन। फीटल वर्टेक्स में सेफेलिक है कि ब्रीच है, उसको फाइंड आउट करने के लिए लियोपोल्ड मैन्यूवर्स है जो अपनाया जाएगा। फीटल एबनॉर्मलिटीज़, फीटल एज, ये अल्ट्रासोनोग्राफी से पता चलेंगी। किससे? अल्ट्रासोनोग्राफी से, USG से। फीटल एबनॉर्मलिटीज़ का पता चलेगा, एनोमली स्कैनिंग होती है जो 20 वीक की प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट वन इज Which among the following is not recommended for an antenatal woman admitted with premature rupture of membrane? यहाँ पर क्वेश्चन में है कि जो एंटीनेटल महिला है, एंटीनेटल महिला का मतलब यहाँ पर प्रेगनेंसी में ही यदि किसी महिला की समय से पहले मेम्ब्रेन, एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, क्या है? यहाँ पर मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप कहें PROM, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हुई है। तो सभी चीज़ें करना है किसी एक को छोड़कर। पहला क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेरॉइड्स, एप्लीकेशन ऑफ स्टेराइल बल्बल पैड या फिर डिजिटल एग्जामिनेशन ऑफ द वेजाइना। हमेशा याद रखिए जब भी मेम्ब्रेन रप्चर हुई हो आपको वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना है। क्या है? डिजिटल एग्जामिनेशन ऑफ द वेजाइना।
यहाँ पर जो चीज़ नहीं करनी है वो क्या होगी, डिजिटल एग्जामिनेशन ऑफ द वेजाइना यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। स्टेराइल वल्वल पैड यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं यदि फ्लूइड वगैरह लीक हो रहा है। स्टेरॉइड्स देने की सलाह इसलिए दी जाएगी ताकि बच्चा समय से पहले मेम्ब्रेन रप्चर हुई हो सकता कुछ टाइम तक आप हैंडल कर सकते हैं सिचुएशन, ताकि बच्चे के लंग्स में जैसे डेक्सामेथासोन दिया जाता है बच्चे की लंग्स की मैच्योरिटी के लिए। एंटीबायोटिक देना है ताकि इन्फेक्शन को, क्योंकि फ्लूइड लीक होता है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ नहीं करनी है वो क्या है, डिजिटल एग्जामिनेशन ऑफ द वेजाइना, बाकी सब कुछ करना है। स्टेराइल वल्वल पैड का यूज़ करना है, क्यों, जो फ्लूइड लीक हो रहा है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। स्टेरॉइड्स में यहाँ पे क्या दे सकते हैं, डेक्सामेथासोन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, ताकि बच्चे की जो फीटल लंग मैच्योरिटी को बढ़ावा दिया जाए। एंटीबायोटिक्स दी जाती है ताकि इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें, क्योंकि रप्चर मेम्ब्रेन होने के कारण फ्लूइड लीक होगा और उस फ्लूइड से बच्चे को इन्फेक्शन डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या दिया जाएगा, एंटीबायोटिक यहाँ पे दी जाएंगी। नेक्स्ट वन है, फियर ऑफ मैरिज इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ, शादी से डर आजकल तो सबको लगने लगा है। तो यहाँ पर है एल्गोफोबिया, एक्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया या फिर गेमोफोबिया। तो बहुत सिंपल है, क्या है, गेमोफोबिया। अब यहाँ पे आप लेट्स से कि आपने 20 फरवरी का पेपर सॉल्व किया, आप 18 फरवरी का पेपर देखेंगे तो हो सकता है उसमें एक्रोफोबिया पूछा, 19 का देखें तो क्लस्ट्रो पूछ लें, अगोराफोबिया पूछ लें, किसी भी तरीके का एक फोबिया ज़रूर पूछ लेंगे। नेक्स्ट है, द नेज़ोलैक्राइमल डक्ट्स ओपन इनटू ब्लैंक ऑफ द नोज। तो नेज़ोलैक्राइमल वाहिनी नाक के किस जगह पे खुलती है, मिडिल मीटस में, सुपीरियर मीटस, वेस्टिब्यूल में या फिर इन्फीरियर मीटस में। आपका एनाटॉमी का क्वेश्चन है। तो ये खुलती है कहाँ पर, इन्फीरियर मीटस में। कहाँ पर, इन्फीरियर मीटस में। नेक्स्ट वन, Which among the following is not a part of nursing care for a patient with Japanese encephalitis? यदि आप जैपनीज इंसेफ्लाइटिस वाले मरीज की केयर कर रहे हैं तो कौन सा पार्ट यहाँ पे आपका नहीं होगा, नॉट अ पार्ट ऑफ नर्सिंग केयर। जब आपको जेई के बारे में पता होगा, जेई आपका इंजीनियरिंग का नहीं यहाँ पर है, ये आपका जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, क्या है, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की यहाँ पे जब बात की जा रही है आपसे, तो यहाँ पर जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के बारे में जब भी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस मॉस्क्यूटो बॉर्न वायरल डिसीज़ है। क्या है, मॉस्क्यूटो बॉर्न वायरल डिसीज़। इंसेफ्लाइटिस का मतलब होता है ब्रेन में, क्या है, ब्रेन में इन्फ्लामेशन होना। क्या है, ब्रेन में इन्फ्लामेशन होना। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में याद रखना है कि यदि आपको जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की बात की गई तो क्या है, मॉस्क्यूटो बॉर्न वायरल इलनेस। अब जब भी मॉस्क्यूटो बॉर्न वायरल इलनेस है तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कि क्या नहीं करना है। फर्स्ट है एडमिनिस्टर प्लेटलेट्स टू प्रिवेंट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। फिर है आपका यहाँ पर मॉनिटर वाइटल्स एंड न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, एडमिनिस्टर आईवी मैनिटॉल, टॉपिड स्पंजिंग द पेशेंट इन केस ऑफ फीवर। तो मैंने आपको बताया जैपनीज इंसेफ्लाइटिस में आपके ब्रेन में इन्फेक्शन होगा और ये क्या है, जो मॉस्क्यूटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन, काटेगा मच्छर आपको, लेकिन उस मच्छर के अंदर आपके क्या रहेगा, जो वायरस होगा जो आपकी बॉडी में एंट्री करेगा। तो अब यदि ऐसे केस में आपको देखने को मिलेगा तो वाइटल, और यदि जब भी इन्फेक्शन ब्रेन में हो रहा है तो न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक किया जाएगा, वाइटल्स चेक किए जाएंगे, मैनिटॉल दिया जाएगा ताकि जो फ्लूइड एक्सेस हो रहा है या स्वेलिंग हो रही है ब्रेन में उसको रिड्यूस किया जाए। फीवर आएगा ही आएगा, क्योंकि जब भी आइटिस वर्ड जुड़ गया मतलब इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो गया है। तो यहाँ पे टैपेड स्पंजिंग करने हैं, क्योंकि हाई फीवर आने के चांसेस होते हैं। लेकिन प्लेटलेट एडमिनिस्टर नहीं करना है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को प्रिवेंट करने के लिए। नर्सिंग केयर का पार्ट ये आपका नहीं है, ये डॉक्टर देखेंगे। आपको जो चीज़ें करनी है वो आपकी यहाँ पर ये हैं। नेक्स्ट वन, अर्ली डिटेक्शन एंड प्रमोट ट्रीटमेंट इज द फोकस ऑफ विच लेवल ऑफ प्रिवेंटिव केयर। अर्ली डिटेक्शन है मतलब समय से पहले जल्दी जांच करना और ट्रीट करना है, क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन है, टर्सरी है, प्रिमोर्डियल है, सेकेंडरी है। ये देखिए जिन भी महानुभाव का है पेपर उन्होंने टर्सरी लगा दिया। टर्सरी में तो आपका रिहेबिलिटेशन आ जाता है, मतलब कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गए, अब आपको डेली एक्टिविटी के लिए कैसे लेके आए वो होगा यहाँ पर।
प्राइमरी में आपका हेल्थ एजुकेशन वैक्सीनेशन होगा, ये होगा आपका सेकेंडरी। क्या होगा? सेकेंडरी, क्योंकि यहाँ पर जल्दी डिटेक्ट करना और ट्रीटमेंट स्टार्ट करना ताकि कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो पाए तो होगा, तो यहाँ पर वो क्या होगा? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट वन है हाइपोडर्मल इंजेक्शन इज ऑल्सो टर्मेस। तो हाइपोडर्मल इंजेक्शन को और क्या कहा जाता है? इंट्राडर्मल, इंटरस्पाइनस, इंट्रामस्कुलर या फिर सबक्यूटेनियस। तो वो कहलाते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। कौन से? सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। नेक्स्ट वन इज एज पर द प्रिंसिपल ऑफ ट्रियाज द प्रायोरिटी टू कैटेगरी पेशेंट्स आर इंडिकेटेड बाय विच कलर टैग। तो यहाँ पर क्या है? ट्रियाज के जो एज पर ट्रियाज प्रिंसिपल के यहाँ पर 2 कैटेगरी मतलब सेकंड नंबर पे कौन आएगा? दूसरी प्राथमिकता श्रेणी में किस रंग से टैग किया जाता है? रेड, ग्रीन, येलो या फिर ब्लैक। तो ट्रियाज के जो कलर कोड हैं आपसे एग्जाम में वो पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या है? आपका दूसरा पूछा है, हो सकता है आपको ट्रियाज का तीसरा पूछे या फर्स्ट पूछे। तो जब भी आपका फर्स्ट पूछा जाए, क्या है? ट्रियाज का जो कलर कोड है सबसे पहला कौन सा होता है? पहला होता है आपका रेड। इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। क्या है? इमीडिएट ट्रीटमेंट। फर्स्ट वन इज़ द रेड, मतलब इमीडिएट ट्रीटमेंट। दूसरी कैटेगरी होती है आपकी पीली। पीली का मतलब थोड़ा बहुत डिले आप कर सकते हैं। तीसरी होती है ग्रीन। क्या है? तीसरी होती है ग्रीन, मतलब कुछ माइनर बर्न्स हैं, माइनर फ्रैक्चर वगैरह हुआ है वो। चौथी में आता है कि बचने के चांसेस ना के बराबर हैं। चौथी होती है ब्लैक कलर की। तो यहाँ पे आपको कलर कोड याद रखना है। रेड मतलब इमीडिएट ट्रीटमेंट ज़रूरत है, येलो मतलब थोड़ा और डिले कर सकते हैं आप। तीसरा होता है आपका ग्रीन, मतलब पीले के बाद वाला होगा आपका ग्रीन, मतलब यहाँ पर मिनिमल है इंजरीज। चौथा है एक्सपेक्टेंट, मतलब चांसेस कम है, तो इसीलिए इनको लास्ट में देखा जाएगा। इसीलिए जब भी कहीं पर भी डिजास्टर होता है तो 4 कलर कोड यूज़ किए जाते हैं। पहला, जिनको इमीडिएट इलाज की ज़रूरत है तो रेड टैग लगा दिया जाएगा उन पर। जिनको थोड़ा ज़्यादा इंजरी है तो यहाँ पर सेकंड वाला जो यूज़ कर लिया जाएगा येलो। फिर यदि और ज़्यादा हैं तो क्या हो जाएगा? ग्रीन, और लास्ट में ब्लैक, मतलब चांसेस कम है। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज प्राइमरली अफेक्टेड बाय द कंडीशन नोन एज एनहेडोनिया। एनहेडोनिया में क्या अफेक्ट होगा? ये आपका साइकेट्रिक का क्वेश्चन है। ये हमने साइकेट्रिक की जो क्लास ली थी उसमें पढ़ा भी है इसको। एनहेडोनिया में क्या अफेक्ट होगा? ऑप्शन में है आपका अफेक्ट, सेंसेशन, कॉग्निशन या फिर स्पीच। एनहेडोनिया का मतलब होता है कि आप अपनी खुशी व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। द इनेबिलिटी टू फील द प्लेजर। क्या है? इनेबिलिटी टू फील द प्लेजर। आप अपनी खुशी, आप अपना जॉय है जो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। और ये क्या है? अफेक्ट। क्या है? ये अफेक्ट। एनहेडोनिया का मतलब है कि आपका ऐसी कंडीशन जिसमें आप अपना जॉय, अपनी खुशी व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, वो होगा यहाँ पर इनेबिलिटी टू एंजॉय द एक्सपीरियंस और एक्टिविटीज़, कि जिससे आप खुश हों या दुख हुई हो रहे हों, वो सब चीज़ें आपका व्यक्त नहीं कर पा रहे हो। किसको अफेक्ट करे? यहाँ पर क्या होगा आपका? वो होगा अफेक्ट। नेक्स्ट वन, इन न्यूनेटल रिससिटेशन द कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो। ये तो आपका नर्सिंग का है जो VIP क्वेश्चन है। और यहाँ पर रेशियो क्या होता है? 3/1। यदि इसको भी आप गलत करके आएंगे तो फिर तो हो गया। तो यहाँ पर कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो कितना होता है? 3/1। नेक्स्ट वन इज हस्बैंड एलिंग एट हिज वाइफ आफ्टर अ बैड डे ऑफ वर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच डिफेंस मैकेनिज्म। ये हमने पूरी डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ी है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव वाली भी। तो डिफेंस मैकेनिज्म जिसमें किसी भी हस्बैंड का अपने ऑफिस में दिन अच्छा ना गया हो और वो घर आके अपनी बीवी पर चिल्लाए, तो ये क्या है? ये रेशनलाइजेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, कंपनसेशन है, प्रोजेक्शन है। ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब कहीं की गुस्सा कहीं निकाल देना। क्या है? कहीं की गुस्सा कहीं निकाल देना। नेक्स्ट वन इज the ability of the body to defend itself against agents such as bacteria, toxin, virus and foreign body is referred as। तो हमारे शरीर की ऐसी क्षमता जो बैक्टीरिया, टॉक्सिन, वायरस और फॉरेन बॉडी से लड़ने में क्या हो? यहाँ पर सक्षम हो।
वो कहलाती है हमारी इम्यूनिटी। क्या है? इम्यूनिटी। इस तरीके के क्वेश्चन में आई होप सो कि आपको ऑप्शन की ज़रूरत ही ना हो, डायरेक्ट याद ही करना है। यहाँ पर आपको इम्यूनिटी की डेफिनेशन ही दी गई है। या तो आपको पूछ लें व्हाट इज़ इम्यूनिटी, तो याद रखें कि हमारे शरीर की ऐसी रोग प्रतिरोधक क्षमता जिससे हम अपने आप को बैक्टीरिया, वायरस, फंगई, किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से बचा सकें, वो। नेक्स्ट वन इज ऑप्शन में था आपका हार्मोन होंगे, अडाप्टेशन होगा, ग्लैंड्स होंगे, इम्यूनिटी होगी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द वेंटिलेशन एंड चेस्ट कंप्रेशन रेशियो इन न्यूनेटल रिससिटेशन। अब पहले क्या था आपका, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में था आपके कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो न्यूनेटल रिससिटेशन। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या है, चेस्ट कंप्रेशन रेशियो, वेंटिलेशन टू चेस्ट कंप्रेशन रेशियो, तो वो कितना होगा यहाँ पर, वो होगा आपका 1/3। क्या है? 1/3। क्वेश्चन थोड़े थोड़े से ट्रिकी हैं तो आपको याद रखने हैं। एजिंग इज एन इनएविटेबल प्रोसेस, तो एजिंग कैसी प्रोसेस है, डेवलपमेंट की, फिजिकल, रिवर्सिबल है, पैथोलॉजिकल। तो एजेंट डेवलपमेंट की प्रोसेस है। एजिंग इज एन इनएविटेबल डेवलपमेंट प्रोसेस। उम्र बढ़ना एक अपरिहार्य विकास की प्रक्रिया है। ना ये क्या है, फिजिकल है, ना रिवर्सिबल है, ना पैथोलॉजिकल है। रिवर्सिबल कैसे होगी, तो रिवर्सिबल है, उम्र बढ़ती जा रही है, आप उसको घटा तो सकते नहीं हैं। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी वर्ड डज अ 12 month old इन्फेंट यूज। तो जो 12 महीने का बच्चा है एटलीस्ट कितने वर्ड्स यूज़ कर सकता है। 12 महीने का बच्चा, 1 साल का इन्फेंट है जो मोर देन 20 वर्ड्स, 50 वर्ड्स, 2 वर्ड्स प्लस मम्मा एंड डैडा, या फिर अबाउट 12 वर्ड्स। तो यहाँ पर 1 साल का बच्चा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर 1 साल का बच्चा है, जो 1 साल का बच्चा मम्मा, पापा, दादा ये सब बहुत इजीली बोल सकता है। लेकिन एज़ पर द नाउअडेज आपने देखा होगा बच्चों में डिले स्पीच होती है, बहुत लेट बच्चे बोलते हैं, 1.5 साल 2 साल में भी बच्चे बोलना स्टार्ट करते हैं। रीज़न यहाँ पर क्या है, मोबाइल, स्क्रीन और माँ बाप का जो स्ट्रेसफुल जीवन है वो। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल हम क्वेश्चन पेपर के हिसाब से जाते हैं तो 12 महीने के बच्चे को एटलीस्ट 2 वर्ड्स प्लस मामा एंड डाडा है जो उनको इजीली बोलने आने ही चाहिए, ये नॉर्मल डेवलपमेंट में है। नेक्स्ट वन इज, अब जिन्होंने भी यहाँ पे निशान लगाया कि 12 वर्ड्स, तो मैं यदि अपने बच्चों के हिसाब से कह दूँ तो 50 वर्ड्स, तो यहाँ पे आपको अपना अंदाज़ा नहीं लगाना है। क्लियर है? आपको अपना अंदाज़ा यहाँ पे नहीं लगाना है कि भाई हमारे आसपास के बच्चे 12 वर्ड्स बोल लेते हैं, 12 महीने के हैं, 1 साल के हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। बच्चों का डेवलपमेंट अलग अलग होता है। जैसा मैंने कहा कि मैं यदि अपने बच्चों के हिसाब से निशान लगाऊँ 50 शब्द पे लगा दूँगी, लेकिन ये हमारा गलत हो जाएगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट वन इज कैप्टोप्रिल बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। कैप्टोप्रिल, एनालप्रिल, जितनी भी ड्रग्स में प्रिल जुड़ जाए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हैं, और ये हैं ACE इनहिबिटर्स। क्या हैं? ACE इनहिबिटर्स। याद रखिए आप, यहाँ पर है सेंट्रल अल्फा 2 अगोनिस्ट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, लेकिन जितने भी ACE इनहिबिटर्स हैं इनमें प्रिल जुड़ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट वन, D in VED एनालिसिस स्टैंड्स फॉर। जो VED एनालिसिस है इसमें D का मतलब क्या है, डिसाइडेड, डेफिशिएंट, डिज़ायरेबल या फिर डैमेज्ड। तो मैनेजमेंट में क्या है, मैनेजमेंट में यदि आपको VED का फुल फॉर्म पूछा जाए, क्या है, मैनेजमेंट में VED का फुल फॉर्म होता है वाइटल, एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल। क्या है? वाइटल, एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डिज़ायरेबल। नेक्स्ट वन ऑफ द हाई रिस्क फैक्टर फॉर सर्वाइकल कैंसर इज। तो यहाँ पर हाई रिस्क फैक्टर क्या है सर्वाइकल कैंसर के लिए, सबसे हाई रिस्क पहले में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, नलीपेराइटी, एडवांस्ड एज ऑफ मैरिज या फिर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो यहाँ पर आपको याद रखना है HPV सबसे कॉमन कॉज है सर्वाइकल कैंसर का। 98% केस में क्या है, HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग भी इसकी की जाती है। तो यहाँ पर आपको पैप स्मीयर याद रखें, स्क्रीनिंग में क्या है, पैप स्मीयर, अरेस स्पेचुला से म्यूकस कलेक्ट करके टेस्ट किया जाता है,
आफ्टर 65 साल की उम्र के बाद ये नहीं करवाना है टेस्ट आपको। तो यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर का जो मेन कॉज हो सकता है वो क्या हो सकता है, HPV वायरस और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन, विच आर्टरी इज अफेक्टेड इन वॉल्कमैन सिस्टमिक कॉन्ट्रैक्चर। वॉल्कमैन सिस्टमिक कॉन्ट्रैक्चर में कौन सी आर्टरी अफेक्ट होती है, ब्रैकियल, रेडियल, पॉप्लिटियल या फिर अल्नर। तो जो आर्टरी अफेक्ट होती है वो होती है ब्रैकियल। क्या है, ब्रैकियल। वॉल्कमैन सिस्टमिक कॉन्ट्रैक्चर, ये आपको एग्जाम में आता है, क्या है, वॉल्कमैन सिस्टमिक कॉन्ट्रैक्चर। तो यहाँ पर जो आर्टरी अफेक्ट होती है जनरली वो कौन सी होती है, ब्रैकियल आर्टरी। इसमें जो हमारा हाथ है लाइक क्लॉ, जैसा जो पंजे पक्षियों के क्लॉ होते हैं, पंजे होते हैं, उस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इसके रीजन हो सकते हैं जिसमें आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी, और कभी कभी कुछ केसेस में मसल्स डेथ देखने को भी मिल जाती है। तो यहाँ पर जो अफेक्टेड आर्टरी है वो क्या होगी, ब्रैकियल आर्टरी। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ भारत सेवक समाज इज। तो भारत सेवक समाज का पहला उद्देश्य क्या है, टू सर्व द डिफरेंशली एबल्ड चिल्ड्रन, टू प्रोवाइड MCH सर्विसेज मेकिंग पीपल सेल्फ रिलायंट, या फिर टू मिटिगेट डिजास्टर। भारत सेवक समाज संघ आपने देखा होगा, मोहन भागवत हैं जो इसके। यहाँ पर भारत सेवक समाज का जो मेन एम है वो क्या है, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, मेकिंग पीपल सेल्फ रिलायंट। नेक्स्ट वन, द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन इन एक्सेस क्वांटिटी इन द ड्रिंकिंग वाटर रिजल्ट इन। यदि हमारे पीने के पानी में फ्लोरीन की मात्रा जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा है तब क्या हो सकता है, डेंटल कैरीज, प्लक फॉर्मेशन, फ्लोरिडेशन या फिर डेंटल फ्लोरोसिस। तो यदि हमारे पीने के पानी में ज़रूरत से ज़्यादा फ्लोरीन है तो हमें क्या होने के चांसेस होंगे, डेंटल फ्लोरोसिस। जो भी लोग इन PDF के थ्रू भी पढ़ना चाहता है तो आप लोग PDF परचेस करके एज अ प्रिंट आउट निकाल के भी इनको पढ़ सकते हैं। इसी फॉर्मेट में रहेगा और मैं कोशिश करूँगी कि जो नेक्स्ट PDF रहेंगी उनकी ऑप्शन ID आपको हटा दी जाए। नेक्स्ट वन, प्री ऑपरेटिवली टू एड्रेस द साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ वुमेन शेड्यूल्ड फॉर मॉडिफाइड रेडिकल मैसेक्टोमी अ नर्स शुड। तो प्री ऑपरेटिवली मतलब ऑपरेशन के पहले साइकोलॉजिकल का मतलब क्या है, महिला को मनोवैज्ञानिक और दिमागी तौर पर जो भी उसकी ज़रूरतें होंगी, यदि उसका रेडिकल मास्टेक्टोमी की जानी है, सर्जरी की जानी है, उसके पहले तो आपको क्या करना है, डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन, इंक्लूड HCR एंड सिग्निफिकेंट अदर्स इन द कन्वर्जन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोअप, या फिर प्रमोट एनवायरनमेंट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। देखिए जैसे किसी भी महिला में महिलाओं को हर समय बॉडी शेमिंग फेस करनी पड़ती है आफ्टर डिलीवरी, दुबले पतले हैं तो एक डर लगा रहता है, लेकिन जब भी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी की जाती है तो उनको खुद को जो वो जैसी देखेंगी उससे ज़्यादा समाज की फिक्र सबसे ज़्यादा होती है। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको एज अ नर्स आपकी ये क्या बनती है, प्रायोरिटी बनती है। जो साइकोलॉजिकल नीड्स की बात की गई उस महिला में, तो आपको उसके लिए सभी चीज़ें समझानी है, और यहाँ पे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि उसको आप जो वो अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहती है उसका पूरा आप उसका सम्मान करें और प्रॉपरली उसकी बात भी सुने। तो यहाँ पर क्या है, प्रमोट एन एनवायरनमेंट फॉर एक्सप्रेशन ऑफ द फीलिंग, कि वो अपनी भावनाएं बता सके। जैसा मैंने कहा कि महिला को अपने जीवन में जो यहाँ पर सेक्सुअलिटी के साथ साथ बॉडी शेमिंग का शिकार भी होना पड़ता है। महिला को किसी ना किसी एज में बचपन से लेके 60 साल 65 साल की उम्र तक, मोटे हैं आप तो मोटे क्यों हैं, पतले हैं तो पतले क्यों हैं, तो यहाँ पर इसी तरीके से जब भी किसी महिला में मास्टेक्टोमी मतलब ब्रेस्ट के लिए सर्जरी होने वाली है उसकी, तो यहाँ पर आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट के तौर पर उसको आपके लिए ऐसा माहौल बताना है कि वो अपनी भावनाएं बता सके। नेक्स्ट वन इज अ डिफेंस मैकेनिज्म इन विच एन इंडिविजुअल ट्राइज टू जस्टिफाई वंस अनसोशल बिहेवियर इज कॉल्ड। तो ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म जिसमें कोई भी पर्सन अपने द्वारा गलत किया हुए को भी सही साबित करने की कोशिश करे। यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि आपने गलती की लेकिन उसको आप सही ठहराने पे अड़े हुए हैं, तो वो क्या है,
कंपनसेशन, आइडेंटिफिकेशन, रिप्रेशन या फिर रैशनलाइजेशन, ये कहलाएगा आपका क्या, रैशनलाइजेशन। गलत किया है तब भी सही लगे हुए हैं कि नहीं मैंने तो ये चीज़ सही ही की है। नेक्स्ट वन, ऑल आर द कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एक्सेप्ट। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के, पर्यावरण प्रदूषण के सब कारण हैं किसी एक को छोड़कर। वाहनों का साउंड, लैंडफिल्स, अफॉरेस्ट्रेशन, ओवर पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि से तो होगी दिक्कत। यहाँ पर होगा वनीकरण। वनीकरण का मतलब है पेड़ पौधे लगाना। क्या है, पेड़ पौधे लगाने से फॉरेस्ट जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है क्या होगा, होगा नहीं, पॉल्यूशन कम होगा, बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, अफॉरेस्ट्रेशन। नेक्स्ट वन, which of the following is not the official organ of the healthcare system at the national level। तो नेशनल लेवल पर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कौन सा नहीं है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, म्यूनिसिपल बोर्ड या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो नेशनल लेवल पर सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होगा, म्यूनिसिपल बोर्ड्स नहीं होगा। यहाँ पर म्यूनिसिपल बोर्ड्स नहीं होगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द पब्लिक हेल्थ सेक्टर फैसिलिटी प्रोवाइड्स ग्रास रूट लेवल इंटरफेस विद द कम्युनिटी। तो यहाँ पर पब्लिक हेल्थ सेक्टर, ऐसी कौन सी पब्लिक हेल्थ सेक्टर फैसिलिटी है जो कि लोअर रूट से, मतलब ग्रास रूट लेवल मतलब गांव से, मतलब शुरुआती जनता से यहाँ पे जुड़ी है। सब सेंटर हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पॉलीक्लिनिक या CHC हैं। सिंपल सी बात है, ग्रास रूट लेवल पर कौन काम करते हैं, सब सेंटर, उप स्वास्थ्य केंद्र। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, जहाँ CHO अपॉइंट किए जाते हैं, इसको नाउअडेज जो यहाँ पर आरोग्य टेम्पल के नाम से भी जाने लगे हैं। PHC, CHC ये अलग हैं। तो यहाँ पर सब सेंटर क्या हैं, ग्रास रूट लेवल पर, मतलब शुरुआती ज़मीनी स्तर पर कहा गया है। नेक्स्ट वन, द रिकवरी पीरियड फ्रॉम द इन्फेक्शन इज कॉल्ड। तो रिकवरी पीरियड, कोई भी इन्फेक्शन हुआ उसके बाद ठीक होने की जो अवधि है वो क्या है, डिक्लाइन, ससेप्टिबिलिटी, कन्वल्जेंस या इंक्यूबेशन। तो ये कहलाती है कन्वल्सेंस। क्या है, कन्वल्सेंस, आरोग्य लाभ। इंक्यूबेशन का मतलब तो होता है जब इन्फेक्शन हुआ है, हमारा शरीर कोई साइन सिम्टम शो कर रहा है तब। नेक्स्ट है, ऑल आर हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स एक्सेप्ट। सभी हाई लेवल के डिसइंफेक्टेंट्स हैं किसी एक को छोड़कर। आयोडीन, इथिलीन ऑक्साइड, प्लाज्मा, ग्लूट्राल्डिहाइड। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो आयोडीन है जो हाई लेवल का डिसइंफेक्टेंट्स नहीं है। इथिलीन ऑक्साइड, ग्लूट्राल्डिहाइड, लेकिन आयोडीन नहीं है। प्लाज्मा तो एज ए डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पे यूज ही नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज द हार्मोन विच इज डायग्नोस्टिक इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी इज। ये भी हमने बहुत पढ़ा है, वो फर्स्ट ऑप्शन ही है आपका। जो सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट सेल होती हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, प्रेगनेंसी में जब भी यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, पीरियड्स स्टॉप हुए, डिले हुए 1 वीक 2 वीक, तो लगा कि प्रेगनेंसी कंसीव तो नहीं हुए, जो लोग सेक्सुअली एक्टिव हैं वो। तो अब यहाँ पर HCG हार्मोन यदि प्रेजेंस है तो 2 पिंक लाइन आ जाती हैं। ये बेसिक इंडिकेटर है, लेकिन ब्लड में यदि फाइंड आउट करने की कोशिश की जाए तो 1 वीक और 2 वीक में फाइंड आउट हो जाएगा। तो डायग्नोस्टिक इंडिकेटर है वो क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। और इस हार्मोन का लेवल शुरुआती प्रेगनेंसी में बहुत हाई होता है, जैसे जैसे आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ की प्रेगनेंसी होती है लो होने लगता है। प्रेगनेंसी के अलावा यदि कोई कार्सिनोजेनिक स्टेज डेवलप हो रही हो तब भी ये हार्मोन डिटेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर डायग्नोस्टिक इंडिकेटर पूछा है प्रेगनेंसी के लिए जो हार्मोन, वो क्या है, HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट नाम की सेल्स इस हार्मोन को रिलीज करती हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज एक्सप्लिकली एसोसिएटेड विद बाइपोलर डिसऑर्डर। न्यूरोट्रांसमीटर की बात की गई जो सिग्नल का काम करते हैं, बाइपोलर में यहाँ पर कौन सा अफेक्ट होगा, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एसिटाइल कोलिन, सेरोटोनिन। तो यहाँ पर जो अफेक्ट होगा वो होगा नॉरएपिनेफ्रिन, क्योंकि बाइपोलर में पूछा है, बाइपोलर की बात की जा रही है, तो कौन सा होगा, नॉरएपिनेफ्रिन। नेक्स्ट वन,
द नर्स ऑब्जर्व विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन एंटीनेटल मदर डायग्नोज्ड विथ प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया एक होता है एक्लेम्सिया। तो यदि एंटीनेटल मदर है, मतलब ड्यूरिंग द चेकअप फॉलोअप प्रीनेटल चेकअप में कोई भी महिला जाती है तो कौन से साइन यहाँ पे बताएंगे कि उसको प्री एक्लेम्सिया हुआ है? प्रोटीन यूरिया, स्ट्रिया ग्रेविडेरम, हाइपोटेंशन या वेट गेन। सिंपल सी बात है, प्री एक्लेम्सिया का मतलब होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ना। बीपी बढ़ना, इसमें प्रोटीन यूरिया होगा, हाई बीपी होगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। और जब प्री एक्लेम्सिया नेक्स्ट स्टेज में जाता है तो वो कहलाता है एक्लेम्सिया, उसमें आने लगते हैं एक्लेम्टिक फिट्स। सिर दर्द होगा, ब्लड विजन होगा। तो यहाँ पर स्टीरिया ग्रेविडेरम नॉर्मल है, बीपी लो नहीं होता है, यहाँ पे हाई होता है। वेट गेन, ये नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी गेन होता है, तो यहाँ पे इससे डायग्नोस नहीं होगा, ये पता चलेगा प्रोटीन यूरिया से। क्लियर है? नेक्स्ट वन, एग्जाम में क्वेश्चन एक और आता है कि प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया को डिफ्रेंशिएट क्या करेगा, तो वो होती है ओनली कन्वर्जन एक्लेम्टिक फिट्स। एक्लेम्सिया में कन्वर्जन और एक्लेम्टिक फिट्स है जो आने लगती हैं। नेक्स्ट वन इज, एज पर द स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू एक्सेप्ट। तो जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, उसके अकॉर्डिंग सभी पॉइंट सही हैं किसी एक को छोड़कर। मैरिज आर परमिटेड बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स, द लीगल एज इज 21 फॉर बॉयज एंड 18 ईयर्स फॉर वुमेन, परमिट्स इंटर रिलीजियस मैरिज, मैरिज इज सोलमनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो यहाँ पर 1954 का जो मैरिज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग सभी चीज़ें सही हैं किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ सुनी होगी, जब भी डॉक्टर के पास स्पेशली जो प्रेग्नेंट महिलाएं आती हैं उनसे पूछा जाता है कि आपकी शादी क्या रिश्तेदारों के बीच में हुई है, उसका रीज़न क्या होता है कि कोई जेनेटिक्स प्रॉब्लम डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, स्पेशली जिनकी शादी रिश्तेदारों के बीच में हुई है। जैसे मोमेडियंस लोग हैं उनमें सबसे कॉमन देखने को मिलता है। तो एज़ पर दैट स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत यहाँ पर क्लोज रिलेटिव्स के बीच में शादी की अनुमति नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या है? करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह की अनुमति है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एज़ पर दिस एक्ट के। बाकी सभी चीज़ें सही हैं। नेक्स्ट वन, सिकनेस और एब्सेंसिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ इंडिकेटर, बीमारी या अनुपस्थिति। एब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एब्सेंटी होना। अनुपस्थिति एक तरीके से किस तरीके का हेल्थ इंडिकेटर है? मॉर्बिडिटी, सोशल, सर्विस या मॉर्टलिटी। तो सिकनेस का मतलब क्या होता है? बीमार होना या बीमार ना होना, दोनों क्या है? मॉर्बिडिटी है। क्या है? मॉर्बिडिटी। सिक वर्ड जुड़ गया मतलब क्या हो गई है यहाँ पे? मॉर्बिड कंडीशन। मॉर्टलिटी का तो मतलब होता है डेथ। नेक्स्ट वन इज, द यूजफुलनेस ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट इन अ कम्युनिटी डिपेंड्स ऑन इट्स। तो यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट है, जो स्क्रीनिंग टेस्ट है कम्युनिटी में किस पर रहेगा? स्पेसिफिक, सेंसिटिव, रिलायबल या प्रेडिक्टिव वैल्यू। तो यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है? यहाँ पर यह सेंसिटिविटी। क्या है? सेंसिटिविटी। किसी समुदाय में स्क्रीनिंग टेस्ट की उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ का जो भी लोगों के प्रति आप जिन भी लोगों की आप स्क्रीनिंग करवाना चाहते हैं, कितने लोग करवाते हैं और उस चीज़ को कितना सेंसिटिव तरीके से यहाँ पर वो उस चीज़ को क्या करते हैं? अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर है हमारा क्वेश्चन, द पीरियड बिटवीन एंड एक्सपोजर टू अ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंड द ऑनसेट ऑफ डिसीज सिम्टम इज नोन एज। ये हमने अभी ऊपर एक क्वेश्चन था जिसमें डिसीज एंड होने की स्टेट पूछी थी, वो है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है? रिजर्वर, इंक्यूबेशन, इन्फेक्शन और आइसोलेशन। तो यहाँ पे क्या है? हमारे शरीर में पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ, उसके बाद जो उसने लक्षण दिखाए तो वो कहलाता है इंक्यूबेटरी पीरियड। क्या है? वो है इंक्यूबेटरी पीरियड। नेक्स्ट वन, द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल लर्न्स द कल्चर ऑफ देयर सोसाइटी इज नोन एज। तो ऐसे प्रोसेस जिसमें कोई भी पर्सन अपनी सोसाइटी का कल्चर सीखेगा वो क्या है? सोशलाइजेशन है। बिल्कुल है, ये क्या है? सोशलाइजेशन। ना ये संस्कृतिकरण है ना मॉडर्नाइजेशन है। जो भी चीज़ें हमारे घर में, हमारे आसपास, मोहल्ले, पड़ोस में होती हैं, बच्चे वही सीखते हैं और वो क्या कहलाता है? सोशलाइजेशन।
नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेट्स अ पर्सन हु इज ऑप्टिमिस्टिक हैप्पी एंड होपफुल इज रिफर्ड एज बीइंग। ये चीज़ मैं बता दूँ, ये क्वेश्चन इस तरीके का 2021 में, यस 2021 में एमपी ग्रुप 5 में पूछा गया था। हिप्पोक्रेट्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि पर्सन क्या है, ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब आशावादी है, खुश है और होपफुल है, तो ये कौन है, मेलानकोलिक, फ्लैग्मेटिक, कोरिक या फिर सैंग्विन। ये होगा सैंग्विन पर्सनालिटी। ये क्वेश्चन मुझे याद है प्रॉपरली 2021 में आया हुआ है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। पीएचसी का फंक्शन प्रिंसिपल कौन सा नहीं है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन होता है, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होती है, प्रायोरिटाइज्ड केयर यहाँ पे नहीं होती। प्रायोरिटाइज्ड केयर का मतलब यहाँ पर होगा आपका क्या, कि लोगों को, जो लोग अमीर हैं उनको यहाँ पे आप प्रायोरिटी दे दें, जो गरीब हैं उनको ना देखें, तो ये यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर का फंक्शन नहीं है। टेक्नोलॉजिकल है यहाँ पर, कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करना है, दो अलग अलग सेक्टर हैं उनको कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है, तो यहाँ पर जो नहीं होगा वो क्या होगा, प्रायोरिटाइज्ड केयर। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ कॉन्डोम एज अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कंडोम को लेके सही पॉइंट कौन सा है, जो मेथड है। पहली चीज़, ऑप्शन पढ़ने के पहले ही मैं आपको बता दूं कि कॉन्डोम 99% केस में प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है, यदि कॉन्डोम रप्चर ना हो, फटे ना तब। दूसरी चीज़, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे चीप मेथड है। इसके कुछ प्रॉस कॉन्स दोनों हैं। अब यहाँ पर बेनिफिट से होगा एडवांटेज, किसी किसी को इसको यूज़ करने से प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन होगा, किसी किसी को लेटेक्स से एलर्जी है तो उनको भी प्रॉब्लम होगी। अब ऑप्शन में क्या है कि इस मेथड के रिगार्डिंग सही स्टेटमेंट क्या है। यूजफुल वेयर द कॉइटल एक्ट्स एज इनफ्रिक्वेंट एंड रेगुलर, इंक्रीज रिस्क ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इससे तो प्रिवेंट होता है तो ये तो नहीं होगा। इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, 99% केस में प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। सक्सेस रेट इज़ 100%, ये भी नहीं है, ये मैंने 99 से कम कहा, मतलब क्यों, 100% नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, यूजफुल वेयर द कॉइटल एक्ट्स एज इनफ्रिक्वेंट रेगुलर। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। एचसीजी को लेके सही क्या है। पहला है डिक्रीज लेवल ऑफ एचसीजी एक्सक्लूड्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फिर इट इज़ अ फीटल हार्मोन, इट डिटेक्ट्स प्रेगनेंसी, इट इज़ नॉट डायग्नोस्टिक टूल फॉर कैंसर। तो यहाँ पर सही क्या है, प्रेगनेंसी में एक्टोपिक में और हाई रहता है तो ये नहीं होगा। फिर क्या है, ये फीटल हार्मोन भी नहीं है। ये प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए एज अ बेस्ट इंडिकेटर के तौर पे यूज़ किया जाता है, याद रखिए। कैंसर का डायग्नोस्टिक टूल है, मैंने बताया था शुरुआत में जब ये क्वेश्चन आया था कि प्रेगनेंसी के लिए हार्मोन, तो वो एचसीजी हार्मोन। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्या होगा कि ये प्रेगनेंसी को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, प्राइमरी हार्मोन है। नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल ऑफ फोमीट बॉर्न ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़। फोमीट का मतलब होता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें बैक्टीरिया वायरस चिपक के आ जाएं और आपको लग जाएं। डोर हैंडल, मॉस्क्यूटो, मदर टू बेबी, वाटर और मिल्क। फोमीट मतलब जिनमें जान नहीं है, दूध, माँ का दूध, माँ से बच्चे तक, मॉस्क्यूटो, ये तीनों आपके नहीं होंगे। फोमीट का मतलब होता है जो चीज़ें नॉन लिविंग हैं, जैसे गेट का हैंडल, कंबल हो गया आपका, कोई भी चीज़ ऐसी टच कर ली जहाँ पे कोई टीबी वाले मरीज ने छींका है, या आपके कोई मीजल्स वाले ने स्नीच किया है, कफ किया है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा, डोर हैंडल्स। याद रखें, फोमीट इन्फेक्शन, फोमीट बॉर्न ट्रांसमिशन का मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर कोई बैक्टीरिया वायरस चिपक जाए, आप उसके कांटेक्ट में जाएं, आपको हो जाए, तो वो क्या है, फोमीट बॉर्न। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट। जाति की विशेषता नहीं है। इट हाइंडर्स द डेमोक्रेसी, इट इज़ डिटरमाइंड बाय इकोनॉमिक स्टेटस, स्टेटस इज फिक्स्ड, रिस्ट्रिक्शन इन मैरिज। तो कास्ट का लक्षण कौन सा, विशेषता नहीं है। विवाह में प्रतिबंध लगता है कास्ट को लेके, इंटरकास्ट मैरिज के अगेंस्ट होते हैं बहुत सारे लोग। फिर है स्टेटस भी फिक्स है, लेकिन यहाँ पर जो नहीं है, इकोनॉमिक स्टेटस से, यह आर्थिक स्थिति से निर्धारित होता है, बिल्कुल भी नहीं।
जो हमारी जाति है वो हमारे जो पूर्वज हैं जो हमें दे के गए वही हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन, a preeming gravida is receiving magnesium sulfate for treatment of pregnancy induced hypertension. During assessment, which of the following finding would be the most concern to the nurse? यहाँ पे सीधा सा क्वेश्चन है, यदि मरीज प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का है उसको मैनेज करने के लिए MgSO4 यहाँ पे दिया जा रहा है। क्या है? MgSO4 ट्रीट करने के लिए यहाँ पे उसको दिया जा रहा है। तो आप क्या चेक करेंगे, मतलब MgSO4 टॉक्सिसिटी के लक्षण यहाँ पे कौन से हो रहे हैं? फीटल हार्ट रेट 130 बीट पर मिनट हो रही है, रेस्पिरेटरी रेट 10 बीट्स, यूरिनरी आउटपुट 30 ml, एंकल क्लोनस नेगेटिव। क्या यहाँ पे देखिए, जिसको लगा कि भाई ये थोड़ा अलग सा इसी को लगा दो, ऐसा नहीं है। एंकल क्लोनस नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव का एक तरीके रिफ्लेक्शन है, चेक किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रीमिंग ग्रेविडा में यदि आप MgSO4 दे रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या चीज़ है जो चेक करना है, अधिक चिंता का विषय वो रेस्पिरेटरी रेट 10 बीट से भी कम हो जाना। क्या है? 10 बीट से भी कम हो जाना रेस्पिरेटरी रेट। जो फीटल हार्ट रेट है वो 120 टू 160 तक भी रहेगी तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट वन, मम्स इज इन इन्फेक्शन ऑफ, तो मम्स किस तरीके का इन्फेक्शन है? पैरोटिड ग्लैंड का, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, हाइपरथर्मिया तो सबको पता है पैरोटिड ग्लैंड का। कहाँ का? पैरोटिड ग्लैंड का। Next one, while talking to a psychiatric client, nurse observed the patient speak rapidly and changes the subject frequently. This phenomena is called, एक क्वेश्चन भी मैंने साइकेट्रिक की क्लास में आपको पढ़ाया था कि मरीज आपका एक टॉपिक पे आप खाने की बात कर रहे हैं तो पता चला वो स्विट्जरलैंड पहुंच जाए ख्यालों में बात करते करते। तो ये फिनोमिना क्या है? नियोलॉगिज्म, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन या फिर इकोलेलिया। इकोलेलिया का तो मतलब होता है कॉपी करना, इमिटेट करना। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये होता है हमारा फ्लाइट ऑफ आइडियाज, विचारों की उड़ान। बात खाने की हो रही है, बात खाने की हो रही है, वो पहुँच गया स्विट्जरलैंड की वादियों में। साइकेट्रिक क्लाइंट है, यदि नर्स उससे बात कर रही है, वो बात करते करते कुछ से कुछ दूसरे टॉपिक पे पहुँच जाए इमीडिएटली, तो ये क्या है? फ्लाइट ऑफ आइडिया। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज कॉल्ड द पेरीफेरल हार्ट? किस मसल को पेरीफेरल हार्ट कहा जाता है? सोलियस, पेरोनियस लॉन्गस, टिबियालिस एंटीरियर या फिर प्लांटेरिस। तो यहाँ पर वो मसल है सोलियस। कौन सी मसल? सोलियस को पेरीफेरल ऑफ हार्ट कहा, सॉरी पेरीफेरल हार्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन, रूम इन द हॉस्पिटल विच कंटेन्स स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट टू डील विथ कंटेमिनेटेड लिनन इज नोन एज। अस्पताल का ऐसा कमरा जहाँ पर इन्फेक्टेड लिनेन है जो रखे होते हैं वो क्या हैं? सर, इन्फेक्टेड जो लिनेन है उसको मैनेज करने के लिए कैसे कलेक्ट करना है वो क्या है? ट्रीटमेंट, जेनेटर, क्लोजेट या फिर स्लूज। तो यहाँ पर हॉस्पिटल के ऐसे स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट होते हैं जो इन्फेक्टेड लिनेन को ट्रीट करने के लिए, क्या है? इन्फेक्टेड लिनेन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो कहलाते हैं स्लूस। क्या है? स्लूस। नेक्स्ट वन, द ABCDE प्रिंसिपल इन द प्राइमरी सर्वे ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट रिफर्स टू। ABCDE आपने पढ़ा है। ए का मतलब होता है एयरवे। क्या है ए का मतलब? यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपको डायरेक्टली याद रखना है एयरवे। बी रिप्रेजेंट द ब्रीदिंग, फिर आपका सी रिप्रेजेंट द सर्कुलेशन, डी रिप्रेजेंट द डिसेबिलिटीज। क्या है? डिसेबिलिटीज। एंड ई रिप्रेजेंट द एक्सपोजर। क्या है? ABCD का मतलब एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर। ये रहा आपका फर्स्ट ही हो जाएगा, ये मैंने बिना ऑप्शन देखे ही आपको बताया है। एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज एक्टिवेटेड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बेंजोडाइजापाइन। बेंजोडाइजापाइन देने के बाद कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेट होता है? डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन या फिर गाबा। तो यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेट होगा, क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेट होगा बेंजोडाइजापाइन देने के बाद, वो होगा गाबा। कौन सा? गाबा, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड।
क्या है, गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड, जो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और ये हमारे शरीर को काम रखने में हेल्प करता है, एंजाइटी को कम करने में हेल्प करेगा। बेंजोडाइज़ेपाइन दिया जा रहा है यहाँ पर, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेट होगा, गाबा। नेक्स्ट वन, फाइंडिंग सेटिस्फैक्शन थ्रू व्हाट अनदर पर्सन डज इज, किसी अन्य व्यक्ति के कार्य से संतुष्टि पाना क्या है, कंपनसेशन, सब्लिमेशन, रिग्रेशन, आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पर आपको डिफेंस मैकेनिज्म से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, 75 में से 5 क्वेश्चन डिफेंस मैकेनिज्म से हैं। तो यहाँ पर दूसरा बहुत अच्छा कर रहा है, उसको देख के ही खुशी बना लेना। ये क्या है, ये आइडेंटिफिकेशन, क्या है, आइडेंटिफिकेशन, और ये देखने को बहुत कम मिलता है। नेक्स्ट वन, पैरोक्सिमल नॉक्ट्रल डिस्निया इज कॉमनली सीन इन पेशेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। यहाँ पे क्या है, पैरोक्सिमल नॉक्ट्रल डिस्निया, मतलब सांस लेने में तो दिक्कत हो रही है सोने के टाइम पर, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में हो गए, एलर्जिक अस्थमा, स्ट्रेस डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर। यहाँ पर स्पेशली कहा है पैरोक्सिमल नॉक्ट्रल डिस्निया, ये देखने को मिलेगा जिसको लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन, an economic analysis that compares the relative expenditure and outcomes of 2 or more intervention in health care is referred as। तो इकोनॉमिक एनालिसिस है यहाँ पर, जो कंपेयर करेगा जो भी चीज़ें आपने क्या की हैं, व्यय की हैं, और उनसे क्या रिटर्न में मिला है, तो वो हमारा कहलाता है क्या कहलाएगा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस। क्या है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, कितना लगाया, कितना आपको आउटकम मिला। नेक्स्ट है डिफ्यूज पैची कॉन्सोडाइलेशन ऑफ लंग्स इज सीन इन। तो यदि हमारे लंग्स क्या है, कॉन्सोलिडेट हैं, डिफ्यूज पैची कॉन्सोलिडेट लंग्स देखने को मिलेंगे किसमें, ब्रोंको निमोनिया में, किसमें, ब्रोंको निमोनिया के केस में। नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ एनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन द मीन कॉर्पसलर वॉल्यूम। एमसीवी चेक किया जाता है आपका, ब्लड टेस्ट करवाते हैं जब, तो यहाँ पर किस टाइप के एनीमिया में एमसीवी वॉल्यूम क्या रहेगी, बढ़ी हुई मिलेगी। B12 की कमी से यदि हुआ है, थैलेसीमिया हुआ है, एप्लास्टिक एनीमिया या फिर आयरन हुआ है, तो ये देखने को मिलता है B12 की कमी वाले में, किसमें, B12 की कमी वाले एनीमिया में। नेक्स्ट वन, टाइप 1 एरर इन रिसर्च अकर्स व्हेन द इन्वेस्टिगेटर। अनुसंधान में टाइप 1 की त्रुटि जब होती है जब इन्वेस्टिगेटर क्या करे, रिजेक्ट अ फॉल नल हाइपोथीसिस, एक्सेप्ट ट्रू नल हाइपोथीसिस, एक्सेप्ट फॉल और एक्सेप्ट नल। तो यहाँ पर होगा रिजेक्ट अ ट्रू नल हाइपोथीसिस, क्या है, रिजेक्ट अ ट्रू नल हाइपोथीसिस। टाइप 1 एरर देखने को मिलेगा जब सही जो हाइपोथीसिस है उनको रिजेक्ट किया जाए। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट, डिस्पेयर, डिनाइल एंड रिग्रेशन आर द रिएक्शन ऑफ टुवर्ड्स हॉस्पिटलाइजेशन। तो ये जो भी चीज़ें हैं, प्रोटेस्ट मतलब लड़ेंगे, दुखी होंगे, डिनाई करेंगे और रिग्रेट करेंगे कि हमने ऐसा नहीं किया होता, तो ये किस में होगा, न्यूबॉर्न, इन्फेंट, टोडलर। ये तो बेचारे जानते ही नहीं है कि हम हॉस्पिटल क्यों लाए गए, ना न्यूबॉर्न ना इन्फेंट। देखिए यहाँ पर न्यूबॉर्न इन्फेंट क्या जाने कि हम हॉस्पिटल क्यों लाए गए, उनको क्या रिग्रेट होगा, क्या डिनाई करेंगे, बेचारे गोदी में रहते हैं, कहीं भी ले चलो। ना टोडलर को इतना अंदाज़ा होगा, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं प्री स्कूलर, मतलब जिनकी उम्र 3 से 6 साल है वो। नेक्स्ट वन, द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर वॉज हेल्ड इन 1978 एट अस्ताना, अल्बर्टा, इथियोपिया, USSR। तो ये हुई थी सोवियत संघ में। कहाँ पे हुई थी, सोवियत संघ में, USSR। 1978 में जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, ये इसकी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी, USSR में। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ द एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। यदि मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी होती है तो यहाँ पर कैल्शियम ग्लूकानेट एज अ ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज़ किया जाता है। ये भाई कौन महाशय की आंसर की थी कि इन्होंने इतने आंसर गलत किए हैं, हाइड्रोलाजीन कैसे देंगे। तो यहाँ पर कैल्शियम ग्लूकानेट एज अ ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज़ किया जाएगा यदि मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हुई है तब। तो ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन पेपर,
जो हमने पढ़ा है एमपी ग्रुप 5 का 2025 फरवरी का पेपर। इसके बाद हम नेक्स्ट उसमें सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेपर। ये 18 फरवरी की शिफ्ट 2 का पेपर है। जो भी लोग इन पेपर्स की पीडीएफ को लेना चाहते हैं, आप लोग डायरेक्टली मेरा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8880468078, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके इन पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। 350 रुपीज़ चार्जेस रहेंगे आपके यहाँ पे। ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर इसलिए कर देती हूँ ताकि बाद में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो और आपको लगे कि मैंने आपको व्हाट्सएप पे अलग बोला और यहाँ पे अलग बोला। अब 350 चार्जेस में आपको क्या क्या मिलेगा, मोर देन 20 क्वेश्चन पेपर 2015 से लेके 2025 तक के। 2025 के मैं बता दूं 3 सेट आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे और साथ में आपको 13 सेट ऑफ अलग से क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, जिसमें 1300 क्वेश्चन आपके और रहेंगे। अब जिन भी लोगों ने ऑलरेडी ग्रुप 5 के पेपर ले लिए हों, स्पेशली इन रिसेंट विद इन 4-5 डेज़ के अंदर, मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो 350 वाली पीडीएफ है उसमें मैंने आज ही ये 13 पेपर जोड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे लगा कि ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जो भी लोग पेपर देने वाले हैं। तो आप लोग को ये 13 पेपर भेज दिए जाएंगे। आप लोग मुझे व्हाट्सएप में रिमाइंड करा दीजिए कि आपने 350 रुपये पे किए थे और ये पेपर्स आपने ऑलरेडी ले रखे हैं। क्लियर? जो भी डाउट हो आप लोग बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।